हाय गाइस। सो पिछली बार हमने हेलो अल्केन और हेलो अरीन की जो है शुरुआत की थी, तो ऑलरेडी मैं आपसे 2 वीडियो शेयर कर चुका हूँ। और मैंने जो जनरल फीचर्स बताए थे इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड्स के, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर फैमिली के एलिमेंट्स कंपाउंड्स की, वो ये है कि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो पोलर होता है, और इस पोलर बॉन्ड पर ही जो पूरी प्रॉपर्टीज़ है हेलो अल्किन और हेलो अरीन की वो जुड़ी हुई है। तो बिकॉज हेलोजन्स जो हैं वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसकी वजह से जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। जो आपका हेलोजन है वो थोड़ा सा पार्शियली नेगेटिव होता है, और जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से कार्बन पर एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट होता है, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करना प्रेफर करते हैं। और जनरली 2 अलग अलग मैकेनिज्म हम देखेंगे, SN1 और SN2, जो आगे के वीडियोस में और इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, राइट। सो आपको याद रखना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है व्हेन इट कम्स टू अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अरीन्स या हेलो अल्केन्स, वो ये है कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पोलर होता है, जिसमें कार्बन आपका पार्शियली पॉजिटिव होता है, क्लोरीन आपका पार्शियली नेगेटिव होता है, या क्लोरीन के अलावा और कोई भी अगर हेलोजन है तो पार्शियली नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से कार्बन के पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्रिएट होता है, जहाँ पे इट बिकम्स ईजियर फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। अब वो सामने से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा, ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, कंडीशंस आपने किस तरह की ली हुई हैं। विल स्टडी दैट। पर ये भी याद रखना है बिकॉज क्योंकि आपके जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो कौन सा रिएक्शन देंगे? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और अनसैचुरेटेड जो है वो एडिशन देते हैं। तो क्योंकि जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और बिकॉज कार्बन के पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, दैट्स वाई जो सबसे कॉमन रिएक्शंस आपके हेलो अल्केन्स जो हैं वो शो करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए उसे SN1 या SN2 कहते हैं। SN में S इज सब्स्टिट्यूशन, N इज़ फॉर न्यूक्लियोफिलिक, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा मैंने ये भी बताया था आपको कि किस तरह से हम जनरली क्लासीफाई करते हैं। तो अगर हमारा जो कार्बन है, क्लोरीन जो है, हमारा जो हेलोजन है, वो डायरेक्टली अगर sp3 वाले कार्बन से अटैच्ड है तो वो आपका हेलो अल्केन होता है, और अगर वो sp2 वाले से अटैच्ड है, एरोमेटिक रिंग है, तो वो हेलो अरीन होता है। ठीक है, ऐसे तो आपका जो हेलोजन है वो विनाइल ग्रुप से भी अटैच हो सकता है, जिसमें कार्बन sp2 होता है। पर अगर वो sp2 कार्बन किसी एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है, तो ऐसे कंपाउंड को फिर हम हेलो अरीन कहते हैं। और ये भी हमने देखा था कि जब आप हेलो अल्केन और हेलो अरीन को कंपेयर करेंगे, तो रिएक्टिविटी के तौर पे आपको हेलो अरीन जो है कम रिएक्टिव मिलेंगे, और उसके कई कारण हैं। एक कारण है कि जब हेलोजन टूटता है वहाँ से, बिकॉज कुछ रिएक्शंस हेलो अल्केन के ऐसे हैं, हेलो अरीन्स के, जहाँ पे बिना कार्बोकैटायन के बने जो है ये आपका जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाता, राइट। बिना कार्बोकैटायन के बने जो रिएक्शन है वो नहीं हो पाता। तो कार्बोकैटायन जो है वो अगर हेलोजन के जाने से बनता है, तो जो फिनाइल कैटायन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, बिकॉज वो कॉन्जुगेटेड रिंग का हिस्सा नहीं होता। एंड इसी वजह से जो फिनाइल कैटायन है, मतलब जो हेलो अरीन है सीधा सीधा, जिसमें बेंजीन रिंग से हेलोजन अटैच्ड है, वो बहुत ही जो है आपको लिमिटेड रिएक्शंस देते हैं, और जनरली SN1 और SN2 के जो रिएक्शंस है वो ये लोग बिल्कुल भी शो नहीं करते। और दूसरा जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली आपको ये याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन रिंग का, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा होता है। तो जब भी बड़े इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होते हैं किसी भी ग्रुप के आजू बाजू, तो उसके तरफ जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनका अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो इतना आसानी से जो है अप्रोच नहीं कर पाते, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर देम टू अप्रोच। और अप्रोच नहीं कर पाते तो उससे जो है ऑब्वियसली जो रिएक्शन आगे होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो क्या रीज़न है कि हेलो अरीन्स इतना आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते? पहला पॉइंट कि अगर कार्बोकैटायन वाली मैकेनिज्म होती है तो इनमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बड़े होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल उनको अप्रोच नहीं कर पाते। ये 2 इंपॉर्टेंट रीज़न है दैट कैन एक्सप्लेन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों स्लो होता है या क्यों नहीं होता हेलो अरीन्स में। ठीक है, और कल हम लोग जो है यहाँ पे डाई हेलो अरीन्स देख रहे थे। तो ये देखिए आप, तीन अलग अलग हमारे पास डाई हेलो अरीन्स है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने ये बताया भी था ऑलरेडी
कि ये जो पैरा आइसोमर्स हैं, डाइहेलोअरीन्स हैं, इनके केस में क्या होता है कि इनके केस में जो है वो क्रिस्टल में प्रॉपरली अरेंजमेंट होती है इनकी, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं। तो जो पैरा आइसोमर्स है उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रोमो आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के, दे आर हैवियर देन वाटर, द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो ये हमने अक्सर देखा है कि कार्बन चेन में अगर बढ़ोतरी होगी तो उसकी वजह से हमको ये जो डेंसिटी है उसमें भी, डेंसिटी हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, इन सारी चीज़ों में हमको अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिखाई देता है। बिकॉज एक तरह से कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया बढ़ता है तो उससे ये भी होता है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी बढ़ता है। तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बिकॉज जब कोई एग्ज़ाम लगातार 30 से 40 साल तक कंडक्ट की जाती है तो उसमें एक चीज़ क्लियर होती है कि आपके पास टाइप्स जो होते हैं क्वेश्चंस के वो लिमिटेड होते हैं। तो फिर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो एक तरह से यू हैव टू बी रेडी इन एवरी टर्म्स कि किस तरह से आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चाहे सॉल्युबिलिटी हो, बॉइलिंग पॉइंट, वैसे जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो हम इग्नोर करना चाहते हैं या फिर हमें लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जहाँ तक एनसीईआरटी का सवाल है, वेल देयर शुड बी नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न। आइए सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में हमने जनरली देखा हुआ है कि हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उतना अच्छे से ये सॉल्युबल नहीं होते। और उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही लिक्विड हैं। आपका जो हेलोअरीन आप मिक्स कर रहे हैं वो लिक्विड है, हेलो अल्केन जो मिक्स कर रहे हैं, और आपका जो वाटर है वो लिक्विड है। तो यहाँ पे राउल्ट्स का जो लॉ है फॉर वोलेटाइल लिक्विड इन वोलेटाइल लिक्विड, वो वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो अगर आपको याद हो तो अगर हम सॉल्यूट को ए मानते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ए होगा, और अगर हम सॉल्वेंट को बी मानते हैं तो सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बी होगा। तो आप जानते हैं कि सॉल्युबल होने के लिए ए बी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है वो उनके खुद के इंटरेक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। सो इन शॉर्ट द कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी इज ए बी शुड बी मोर देन ए एंड बी। जैसा कि अल्कोहल में होता है, अल्कोहल और वाटर एक दूसरे के साथ अच्छे खासे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो पहले के मुकाबले उनका एक दूसरे से जो अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है, तभी वो लोग जो है सॉल्युबल हो पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये भी होती है कि पहले के जो आपके बॉन्ड्स हैं और जो आपके नए बॉन्ड्स बनते हैं, अगर नए बॉन्ड्स बनने पर उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं हुई और पुराने बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चली गई, तब भी ऐसी कंडीशंस में जो है आपके सॉल्यूट का सॉल्युबल होना मुश्किल होता है। तो यही केस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हेलो अल्केन्स के केस में उनका जो पहले का अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, पर वो पानी के साथ उतना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं कर पाते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाटर के साथ ऐसा है कि उसके खुद के पहले के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हेलो अल्केन्स के साथ उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाते, तो इसीलिए वो फेस टूट जाता है और फिर से पानी अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पर आपका ये जो है हेलो अल्केन्स वो उतना स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। सो द हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये हम सबको पता है। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व हेलो अल्केन इन वाटर, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शंस बिटवीन द हेलो अल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ठीक है, हेलो अल्केन को अगर हमको पानी में डिजॉल्व करना है तो एनर्जी जो है जो चाहिए अट्रैक्शन हेलो अल्केन को तोड़ने के लिए, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, वो एक तरह से कम होनी चाहिए कंपेयर टू जब नया बॉन्ड बनेगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन हेलो अल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हेलो अल्केन में और वाटर में बॉन्ड बनता है तब उतनी ज़्यादा हीट रिलीज नहीं होती, बिकॉज अगर ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता तो ऑब्वियसली चांसेस कम होते कि आपका जो हम देख रहे हैं कि हेलो अल्केन उतना सॉल्युबल नहीं होता, ऐसा देखने में नहीं मिलता आपको। ऑब्वियसली जो हेलो अल्केन है दैट शुड हैव बीन मोर सॉल्युबल इफ द इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड हेलो अल्केन वेर मोर इंटेंस देन देयर ओन